आज ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसी में आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। बहुत बार ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आते ही हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं। 10th में भी पढ़े होगे आप ओम्स लॉ, बट जो 10th में ओम्स लॉ पढ़े थोड़ा सा बेसिक पढ़े हो, अभी थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे ओम्स लॉ, है ना। अभी तक क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर ले। हम पढ़े पहले करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे, उसके बाद करंट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि करंट जो होता है उसमें हमको 12th में फिजिक्स में मेटालिक करंट पढ़ना होता है ना। करंट में भी क्या पढ़ना होता है, मेटालिक करंट। और मेटालिक करंट क्या होता है, जो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हो, है ना। तार के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है ना, उसके कारण जो करंट हो उसको हम बोलते हैं मेटालिक करंट। ओके, अब यहां ध्यान दो, अगर हम यहां बात करें, ठीक ना, तो अब हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ। तो ऑलरेडी पढ़ रखे, ऐसा नहीं पहली बार पढ़ रहे हो। और तो 10th में क्या पढ़े थे ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ क्या होता है। तो अगर हम बात करें ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ एक तरह का एक्सपेरिमेंट किए थे ओम्स ने। ओम्स साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी में और देखा क्या कि अगर हम तार के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं, है ना, उसका आप वोल्टेज भी बोल सकते हो। अगर हम तार के मतलब जो तार का 2 पॉइंट है उसके बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें या फिर वोल्टेज बढ़ा दें, तो क्या देखा ओम्स ने कि आपका करंट भी बढ़ जा रहा है। करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ओम्स ने इसको लेबोरेटरी में ये ऑब्जर्व किया, ये पाया कि यदि हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जा रही है, बढ़ जा रही है। वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। परंतु एक बात समझो, देखो ओम्स ने जो भी बोला उसके लिए उन्होंने 2 चीज बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो उनका जो बात कहा गया उसका अगर हम परिभाषा लिखे ओम्स लॉ का, तो हम ये बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर तापमान और दबाव पर किसी तार के बीच लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं करंट जो होता है तार के द्वारा बहने वाला करंट जो होता है ना, विद्युत धारा का बहाव, तार से जो करंट जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। यही ओम्स लॉ कहना है और कुछ नहीं कहना है। शर्तें ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर इसका हम परिभाषा लिखें, हम लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना, द करंट फ्लो through the conductor is directly proportional to the applied potential difference। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना, या इसी को आप वोल्टेज बोल सकते हो। यही ओम्स लॉ है। ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते क्योंकि क्रैश कोर्स की तरह हम पढ़ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर से ही हम समझा रहे हैं। ओम्स लॉ का यही कहना है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करें तो जो करंट, जो फ्लो होता है तार के द्वारा बहने वाला जो करंट होता है, तो ये करंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। यही कहना है बस, और कुछ नहीं। इसी प्रोपोर्शनलिटी सबको हटाते हैं तो हमको एक रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट होता है V = IR। ये रिजल्ट मिलता है, ठीक ना। क्या होता है, V = IR। बहुत काम का चीज़ है, हर जगह इसका यूज होता है, जरूरत पड़ने पर हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है V = IR, क्योंकि ओम्स लॉ कहना है I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना। अगर इसी में हम प्रोपोर्शनल का साइन ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, इसको अगर हम हटा दें ओवरऑल, है ना, तो ओवरऑल हमको इसको इस तरह से लिख सकते हैं V =
IR के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे V आपका क्या है, याद रखना V आपका होता है ना, अप्लाइड वोल्टेज, और I क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसको प्रतिरोध बोल सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यही ओम्स लॉ कहना है। अब अगर इसका हम ग्राफिकल व्यू देखें, देखो समझो बात को, ग्राफिकल व्यू देखें तो इसका कुछ ग्राफ, जाहिर सी बात है डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन का जो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। याद रखना, अगर दो क्वांटिटी के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन हो डायरेक्ट वाला, ऐसा रिलेशन हो डायरेक्ट वाला, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अगर इसका भी हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, है ना, तो ग्राफ क्या होगा इसका, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। इधर आप वोल्टेज रख सकते हो, इधर आप करंट रख दो, है ना, तो ये आपका ग्राफ हो गया वोल्टेज और करंट के बीच में। और ये ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो समझो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को। उसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पे सुना ध्यान से, अब ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना, तो थीटा एंगल बना रहा है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस बताता है। तो ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, याद है मैथ्स में स्लोप निकालना पड़े होगा। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, टेन थीटा से पढ़े हो ना, क्या 10th में ही पढ़े होगे, m बराबर टेन थीटा। टेन थीटा स्लोप निकलता है, इसको m से भी बोलते हैं। स्लोप को किससे बोलते हैं, m से। याद करो 10th में पढ़ोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हो, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। वो m क्या है, स्लोप के लिए, मतलब कि वहाँ पे m जो यूज कर रहे हैं एक्चुअली में वो तो है रेशियो में बांटा है, बट वैसा ही m को यूज हम स्लोप में भी करते हैं। हम स्लोप के लिए कौन सा लेटर का यूज करते हैं, m का, है ना। तो अगर हम बात करें टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। याद रखना, स्लोप क्या बताता है, स्लोप रेजिस्टेंस बताता है। हालांकि जो हम बताएं mx2 प्लस nx, वो तो एक अलग फॉर्मूला है, उस स्लोप का बात नहीं करता है, बट वहाँ पे भी m का यूज हो रहा है, और यहाँ पे m जो होता है ना स्लोप के लिए हम यूज करते हैं। तो याद रखना, ओवरऑल क्या सीखे कि ओम्स लॉ का जो रिजल्ट होता है V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ कहना है कि करंट बढ़ेगा जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, तो करंट भी क्या होगा, तार के अंदर का जो करंट है ना, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। शर्तें ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, दबाव प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, और इसका जो स्लोप है वो हमको क्या बता देगा, V और I का जो स्लोप होगा हमको रेजिस्टेंस बताएगा। क्लियर है बात, है ना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर एक नया चीज सीखने को मिला, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध, मतलब कि रुकावट कह सकते हो, है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रुकावट। तुम बाइक चलाते हो, बाइक तेज चलाते हो तो हवा का झटका लगता है, तो वो भी एक रुकावट है ना। रुकावट किसी तरह का भी हो सकता है, तुम बाइक चला रहे हो तो वो भी एक रुकावट है, हवा का प्रेशर उल्टा आपको विपरीत दिशा में ले रहा है। आप चलते हो तो फ्रिक्शन आपको रोकने की कोशिश करता है, वो भी क्या है, एक तरह का रुकावट है ना। उसी तरह करंट क्या है, करंट हम बता रखे चार्ज का फ्लो है। करंट जो होता है तार से होके जाता है, मतलब कि चार्ज जब तार से होके जाता है ना, तो क्या फॉर्म करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। अब करंट जब तार से होके जाता है तो उसको भी बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, हम बताए भी थे, क्योंकि है ना, आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल लो, फ्री इलेक्ट्रॉन जब तार से होके जाता है तो उसको बहुत सारे रास्ते में किसका सामना करना पड़ता है, रुकावटों का करना पड़ता है ना। याद करो हम बताए थे, कल ही बताए थे कि बार बार ये टकराता है फिर रुकता है, टकराता है रुकता है, टकराता है रुकता है, कईयों बार टकराता है,
एक सीधा रास्ता तो नहीं ना, खाली रास्ता तो नहीं, चलते जाओ कोई रुकावट नहीं, ऐसा नहीं है। जब चार्ज पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन उठा लो, इलेक्ट्रॉन जब तार से होके जाता है उसको बहुत सारे रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी रुकावट को क्या बोलते हैं, है ना, रेजिस्टेंस। तो यहां लिख सकते हैं रेजिस्टेंस को अमाउंट ऑफ, है ना, या अमाउंट ऑफ नहीं लिख के लिख सकते हैं ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावट। ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्टेकल ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना, वाई द वायर, या फिर आप कंडक्टर भी बोल सकते हो, वायर की जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा कंडक्टर ही लिख लें। बाय द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस कह रहा है रुकावट जो ऑफर होता है, जो रुकावटों का सामना करना पड़ता है ना, फ्लो ऑफ करंट को। मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? करंट जो होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर में चलेगा तो बीच बीच में बहुत सारे रुकावट होते हैं। तार के अंदर बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर होता है अंदर में, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ये रुकावट से रोड में चलाते हो, गड्ढा होता है, कहीं रोड टूटा है, कहीं फूटा है, तो आराम आराम से कभी स्पीड ज़्यादा करते हो, कभी स्लो करते हो, कभी रुक जाते हो, आदमी आ जाता है फिर गाड़ी स्टार्ट करते हो, ऐसे चलाते हो तुम गाड़ी। सेम इलेक्ट्रॉन का भी स्टोरी ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन अंदर में खुलेआम नहीं जा रहा होता है, उसको भी बहुत सारा रुकावट का सामना करना पड़ता है, और उसी रुकावट में बेचारा थक जाता है। फिर जब हाईवे पर गाड़ी चलाते हो एकदम रिलैक्स रहते हो। अब भीड़ भाड़ एरिया में कभी गाड़ी चलाने मिल गया तो इतना थक जाते हो कि बोलते हो कि यार क्या बेकार जगह आ गया, है कि नहीं। वहाँ अलग आपको थकावट हो जाता होगा, आपका एनर्जी बर्बाद हो जाता होगा, बार बार ब्रेक मारो, बार बार कोई आ जा रहा है, गाड़ी जाम में फसल है। तो वैसा ही स्टोरी एक इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जब इलेक्ट्रॉन तार के अंदर चलता है उसका सीधा रास्ता नहीं होता, उसको भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अब अब देखो कितना रुकावट होगा वो डिपेंड, से यहाँ पे क्या है कि अगर मेरीन ड्राइव घूमने चल जाओ तो रुकावट कम होगा, खाली रोड है। यही तुम गांधी मैदान इधर शाम के टाइम में निकल जाओ, है ना, गांधी मैदान वाला रोड इधर जो आप चले जाओ, इतना भीड़ रहता है पूछो मत, है ना। आप जो है जाम से निकल नहीं पाओगे, इतना भीड़ रहता है। तो कहने का मतलब कि रुकावट ये डिपेंड करता है कौन सा चीज़ तुम यूज कर रहे हो। अगर हम पढ़ाई के भाषा में बात करें तो कौन सा तार को यूज कर रहे हो उस पर भी रुकावट डिपेंड करता है। कॉपर का तार यूज कर रहे हो कि चल एल्युमिनियम का तार यूज कर रहे हो, इसलिए अलग अलग तार का अपना अपना अलग अलग खासियत होता है और रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, ठीक ना। तो याद रखना रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, जो करंट को रुकावटों का सामना करना पड़ता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर बात। अब अगर हम बात करें ऐसा यूनिट का, तो ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। अगर सिंबल फॉर्म में लिखो तो इस तरह से लिखते हैं, है ना, ओम। किसका ऐसा यूनिट है? रेजिस्टेंस का। अगर हम चाहें, चूंकि रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? वोल्ट, वोल्टेज ऊपर, है ना, नीचे क्या करे। तो आप अगर चाहो तो कभी कभार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर, कभी कभार। हालांकि ज़्यादातर टाइम तो ओम से लिखा था, बट उसको आप वोल्ट पर एम्पियर करके भी लिख सकते हो। क्लियर बात। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आपको डायमेंशन भी दे देता है, पूछ देगा बताइए कि डायमेंशन क्या होगा ऑफ रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए डायमेंशन क्या होगा रेजिस्टेंस का। तो अगर हम बात करें क्या होगा डायमेंशन रेजिस्टेंस का, बताइए।
क्या निकाल सकते हो डायमेंशन? अच्छा बताओ, फॉर्मूला से डायमेंशन निकल जाता है। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? V अपॉन आई। V क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो V का आप कैसे डायमेंशन निकालोगे? पहले तो आपको V का डायमेंशन आना चाहिए, तभी तुम रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हो। पहले तुमको V का डायमेंशन आना चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें तो वोल्ट को ना, अगर आप चाहो 1 वोल्ट को आप लिख सकते हो 1 जूल पर कूलम, ऐसे करके भी लिख सकते हो। मतलब वोल्ट को अपन चाहे तो जूल पर कूलम लिख सकते हैं। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर कूलम। अब अगर चाहते हो तुम रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालो, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन बटा में करंट का डायमेंशन। क्लियर बात? तो V फॉर वोल्ट, वोल्ट का डायमेंशन कैसे निकालोगे? जूल पर कूलम है, उसको आप चाहो तो सॉल्व करके निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जूल के लिए क्या लिखोगे? हम इसको अलग से पहले निकाल लेते हैं। जूल के लिए लिखेंगे ml, बोलो जल्दी, क्या लिखेंगे? ml2 T-2। कुछ नहीं आ रहा है, जूल का डायमेंशन नहीं पता तुमको? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का क्या होता है? ml T-2। डिस्प्लेसमेंट का एक और L जोड़ दो, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा? जूल। वर्क, जूल किसका यूनिट है? वर्क का ही है ना। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा? ml2 T-2। नीचे क्या है? कूलम। कूलम किसका होता है? चार्ज का। तो चार्ज को कैसे लिखते हैं, है ना, ये हम अलग से बता रहे हैं, याद रखना, यहाँ पे हम अलग से बता रहे हैं, इसलिए इनको अंडरलाइन कर दें। चार्ज होता है उसको हम लिख सकते हैं I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम लिख सकते हैं। अरे चार्ज बराबर क्या होता है? IT, करेंट इंटू टाइम, है ना। बोलो कैसे सर? अरे करंट बराबर Q/T होता है, T को इधर भेज दो, तो चार्ज बराबर क्या होगा? IT होगा। तो चार्ज का अगर ऐसा यूनिट निकालना है, क्या निकलेगा? करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए T रखो, तो चार्ज का यूनिट क्या आ गया? चार्ज का यूनिट AT आ गया। ठीक है, चार्ज का यूनिट AT आ गया, वो V फॉर वोल्टेज हो गया। तो ओवरऑल अगर हम बनाएं तो वोल्टेज का हम निकाल के लाएं, क्या निकाल के लाएं? ml2 T-2, और I क्या है आपका? चार्ज के लिए, तो चार्ज के लिए हमको आ गया AT। एक नहीं, सॉरी, हमको, अच्छा यहीं पे गड़बड़ हुआ है, चार्ज का हमको यहाँ नहीं लिखना था। एक मिनट रुकना, मतलब कि सही बना रहे हैं, बस यहाँ पे हमको नहीं डालना था, अभी पहले वहीं डालना था। देखो यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर कूलम। जूल का हो गया ml2 T-2, कूलम का क्या हो गया? AT, यहीं पे AT लिखना था, हम नीचे लिख रहे थे, ठीक ना। तो कूलम का हो गया यहाँ पे AT। अगर इसको ऊपर भेज दे तो क्या आएगा? ओवरऑल बताओ, ओवरऑल क्या आएगा? ml2 T, एक और ऊपर चल जाएगा, तो -2 ऊपर पहले से ही, एक और T ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? -3। एक और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, T-3, और A ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A-1। तो ओवरऑल क्या आ गया? ml2 T-3 A-1। किसका आ गया? ये वोल्ट का। याद रखना 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। जूल को लिख सकते हैं ml2 T-2, है ना। उसके बाद कूलम के लिए AT, T ऊपर गया तो हो गया -2 पहले था, एक और ऊपर गया तो -3 हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया, और A आपका ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? A-1। अब ये जो आ गया किसका आ गया? वोल्ट का आ गया, है ना। आओ, यही मेन था। वोल्ट का क्या है हमारा? वोल्ट का क्या है? ml2 T-3 A-1। I क्या है? करंट। करंट का तो सिंपली A भी लिख देते हैं। करंट का सिंपली क्या होता है? A, बस। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? ml2 T-3, A ऊपर चल जाएगा तो A-2, यही आ जाएगा आंसर। चलो लिख लो इसको, आप पहले जल्दी से लिख लो। हम चाहेंगे कि किसी भी तार का रेजिस्टेंस कम हो,
है ना, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, क्योंकि हम जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, अगर हमारा तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो नुकसान है। रेजिस्टेंस ज़्यादा, उतना ज़्यादा ऊर्जा बर्बाद होगा। अगर तुमको रुकावट ज़्यादा है, तुमको घर जाना है, खूब जाम पड़ रहा है, तुम्हारे लिए नुकसानदायक, फायदादायक तो है ही नहीं, तो पेट्रोल बर्बाद होगा, गाड़ी ऑन रहेगा। तो उसी प्रकार करंट जब फ्लो होता है ना, तो उसको कम रुकावट हो वही अच्छा है ना। अदरवाइज ऊर्जा बर्बाद होता है ना। जो करंट ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, वो बर्बाद होता है। किस रूप में? उष्मा के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद होता है। ज़्यादातर तो हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद होता है, अगर उसको कोई रुकावट पैदा हो तो, ठीक ना। तो हम चाहेंगे कम से कम रुकावट पैदा हो, ठीक ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस कुछ बातों पे डिपेंड करता है ना। तो कौन कौन सी बातें हैं उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और देखते हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे आज फैक्टर, है ना, विच अफेक्ट रेजिस्टेंस। लिखना नहीं, ध्यान सुनो पहले। कह रहा है कौन कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, उसको थोड़ा समझते हैं। पहला जो प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो आपका होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ क्या है, वो आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? सुनो ध्यान से। जितना ज़्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जितना बड़ा तार खरीद के लाओगे उसमें उतना रुकावट होगा, है ना। तो पहला तो ये कि लेंथ पे निर्भर करता है। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बड़ा तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा छोटा तार के तुलना में। दूसरा, ये डिपेंड इस पे भी करता है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कैसे? देखो, अगर तुम मोटा तार खरीद के लाओगे उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और पतला तार खरीद के लाओगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो तार का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इसका रिश्ता रेजिस्टेंस के साथ उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा तार होगा उसका उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो तुम चाहते हो अगर कम रेजिस्टेंस यूज करना हो तो तुम मोटा तार लेके आओ, तो कम रेजिस्टेंस में काम चल जाएगा। पतला तार लोगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम होगा, तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये दो बात पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता ही है। तीसरा जो बात है जिस पे डिपेंड करता है वो आपका होता है टेम्परेचर। प्रेशर भी होता है, बट प्रेशर को हम इग्नोर करके चल रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि प्रेशर ज़्यादातर गैस में इफेक्ट ज़्यादा करता है ना। गैसेस, जैसे कोई गैस है उसमें प्रेशर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मेटल में ना के बराबर होता है, तो उसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेशर नहीं लिख रहे, सिर्फ टेम्परेचर लिख रहे हैं। टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है ना, ऑन मेटल्स, है ना। इन मेटल्स increasing temperature led to increase in resistance। क्या टेम्परेचर भी प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है ना। मेटल्स के अंदर, खास करके मेटल्स का हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर का नहीं। कह रहा है इन मेटल्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेड टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। कह रहा है अगर हम मेटल्स का तापमान बढ़ा दे, गर्म कर दे उसको, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब गर्मी के समय में हमारा तापमान 42-45 डिग्री के आसपास होता है, तो हमारा जो तार है पोल पे लगा हुआ उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी है, और गर्मी के कारण जो मेटल्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है, मतलब ये रेजिस्टेंस
बढ़ जाता है। और किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे। चौथा है मटेरियल पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल। अब बोलोगे मटेरियल पे क्या डिपेंड करता है? देखो कुछ मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कुछ मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं डिफरेंट मटेरियल, है ना, हैज डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक ना। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो ये चार मुख्य बातों पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, चार मुख्य बातों पे, ठीक ना। अगर हम अब फॉर्मूला लिखें इसका रेजिस्टेंस का, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनता है रो एल बट्टा ए। अब बोलोगे फॉर्मूला कैसे बना, चलो वो भी बता देते हैं, पहले समझना बात को। हमने क्या सीखा इस सेशन में? टेम्परेचर को अगर हटा दें तो हम डायरेक्ट बात करें तो रेजिस्टेंस लेंथ का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तार की, चालक का, अगर हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। और क्या सीखे? अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता है, तो एरिया के साथ इसका रिश्ता कैसा है? इनवर्स वाला। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो हमारा बन जाएगा L ऊपर A नीचे बनेगा। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ रेजिस्टिविटी आ जाता है, रो, इसको रो बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बट्टा A, जिसको रो बोलते हैं। रो आपका रेजिस्टिविटी होता है, हिंदी में इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक ना। और हिंदी में रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। तो R बराबर क्या आ गया? रो L बट्टा A। याद रखना रो आपका होता है रेजिस्टिविटी। एक और बात, इसी फॉर्मूला को अगर हम चाहे तो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, सुना ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं रो L स्क्वायर बाई V। ये भी वही सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके ऐसे बना सकते हैं, है ना। माइनस नहीं है, वो गलती से लिखा गया। रो L स्क्वायर बाई V, है ना। अब ये बोलोगे ये कहाँ से आया? देखो हम बताते हैं। रो L बट्टा ए आया ना, ये तो हमको पता है रो L बट्टा ए होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L अपॉन ए। तुम ऊपर नीचे L से गुना कर दो। अगर तुम ऊपर नीचे L से गुना कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? रो L इंटू L, L स्क्वायर होगा। और ये नीचे क्या हो गया? नीचे आपका एरिया इंटू लेंथ। क्या है? एरिया इंटू लेंथ। और आपको पता होना चाहिए एरिया इंटू लेंथ जो होता है वॉल्यूम होता है। ये क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ मिलके ये भी एक फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिलहाल इसको आप लिख लो, है ना।